ऐसा कैसे हो गया ये? इसको अरे मेली छोटा हो जा। नमस्तस्यै सरस्वती विमला विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। बोलो देव शब्द। देवाः देवौ देवाः प्रथमा देवं देवौ देवानुद्वितीया देवं देवैः तृतीया देवाय देवाभ्यां देवभ्यः चतुर्थी देवात् देवाभ्यां देवभ्यः पंचमी देवस्य देवयो देवानां षष्ठी देवे देवे नहीं सप्तमी नहीं हुई नहीं देवस्य देवे देवयो देवेषु सप्तमी हे देवौ हे देवा संबोधन। कैसे चलना है राम शब्द। रामः रामौ रामः रामं रामौ रामानुद्वितीया रामेण रामेभ्यां रामाभ्यां रामैः तृतीया रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः चतुर्थी रामात् रामेभ्यः पंचमी रामस्य रामयोः रामाणां षष्ठी रामयो रामेषु सप्तमी हे रामौ हे रामा संबोधन। वन शब्द याद करने के लिए बोला था। बनम बनी बनानी माझ्याकडे काय धबधब त्याने पण काय 8 वाजता आले 8 तिथनं पण वर्ष होते विचारायचं जेवणापर्यंत कोण वर्ष होते आज सकाळपासून विचारायला आज सकाळ धुवा पुसा झाडा हे चाललंय आता मी माझी मारा लागला आता संध्याकाळचं करायचं ये को हमने कल सब करके रख दिया था नहीं तो पागल हो जाती सफाई में इतना गंदा था। वनम वनम बनी बनानी हो गया पंकरांत नपुसकलिंगी वनम बनी बनानी वनम बनी बनानी द्वितीया वनभ्यां वनेभ्यः तृतीया वनाय वनभ्यां वनेभ्यः चतुर्थी वनात् वनभ्यां वनेभ्यः पंचमी वनस्य वनयो वनानां षष्ठी वनयो वनेषु सप्तमी हे वनानि संबोधन। उसके जैसे बोलना है मित्र बोलो बन जैसे ना मित्रे मित्रं मित्रे मित्राणि मित्रं मित्रे मित्राणि द्वितीया मित्रेण हलंत बोलोगे उसको मित्रेण मित्रभ्यां मित्राभ्यां मित्रैः तृतीया मित्राय मित्राभ्यां मित्रभ्यः चतुर्थी मित्रात् मित्राभ्यां मित्रेभ्यः पंचमी मित्रस्य मित्रयो मित्राणां षष्ठी मित्रयो मित्रेषु सप्तमी हे मित्राणि संबोधन। आपके पास लिखा होगा तो उसको लिखना आगे सुखम बोलना सुखम ये बन जैसा ये उधर पलटा क्या लिखा ये बोलेंगे नपुसकलिंग वन सर्वात वनम वने चालू होते म्हणायचं सुखम
सुखम सुखे सुखानि प्रथमा सुखं सुखे सुखानि द्वितीया सुखेन सुखाभ्यां सुखैः तृतीया सुखाय सुखाभ्यां सुखेभ्यः पंचमी सुखात् सुखाभ्यां सुखेभ्यः पंचमी सुखस्य सुखयोः सुखानां षष्ठी सुखे सुखयोः सुखेषु सप्तमी हे सुख हे सुखानि संबोधन। इसका अर्थ भी याद करने के लिए बोला था कल मैंने परसों। कल तो पूरी क्लास आपके पेपर का जो आंसर शीट है वो कल मिल जाएगा आपको। धनम धनं धने धनानि प्रथमा धनं धने धनानि द्वितीया धनेन धनाभ्यां धनैः तृतीया धनाय धनाभ्यां धनाय धनाभ्यां धनेभ्यः चतुर्थी धनात् धनाभ्यां धनेभ्यः पंचमी धनस्य धनयोः धनानां षष्ठी धने धनयोः धनेषु सप्तमी हे धने धनानि संबोधन। आगे जल शब्द जलं जले जलानि प्रथमा जलं जले जलानि द्वितीया जलेन जलाभ्यां जलैः तृतीया जलात् जलाभ्यां जलेभ्यः चतुर्थी जलात् जलाभ्यां जलेभ्यः पंचमी जलस्य जलयोः जलानां षष्ठी जले जलयोः जलेषु सप्तमी हे जलो हे जल हे जले हे जलानि संबोधन। अब अपने अर्थ याद की संबोधन से कसं? हे जल हे जले हे जलानि संबोधन। अब इसके अर्थ याद करने के लिए बोले थे किया है संस्कृत की हिंदी हिंदी तो संस्कृत अनलह अनुला मतलब अग्नि अनल है अग्नि अश्वः घोड़ा अश्वनी घोड़ा ईश्वरः ईश्वर कूर्मः कर्म कूर्मः कछुआ कछुआ जनः नर जनः जना मतलब मनुष्य मनुष्य लोग जीवः जीव नरः मनुष्य नृपः राजा पवनः हवा वायु पुत्रः लड़का बालः बालक बुधः 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 मतलब ज्ञान बुधः शून्य मनुष्य शुद्ध मनुष्य मेघः तल बादल हस्तः हाथ हाथ वृक्षः पेड़ समुद्रः समुद्र सुदः सुध मतलब रसोईया रसोईया मूर्खः पागल कमलम कमल मित्रम मित्र फलम फल फल मुखम मुख दुखम दुख सरल सरल शब्द नेत्रम नेत्र नेत्र और इसके बाद हृदयम हृदय अब इधर से कुछ ये तो ये दोनों जगह अच्छा है मेरा पुस्तक हिंदी पे सागर सागर हिंदी शब्द है इसका संस्कृत बताना है समुद्र 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 ही बोलना कारण तो वैसे देव वैसे समुद्र है आड़ा शब्द लेकिन वो ध्यान रखने के लिए वो वैसा बोलना है उसको। वायु के लिए कौन सा शब्द है पवन पवन शून्य मनुष्य बुध बुध हाथ के लिए हस्त हस्त आचार्य रसोईया शूद्र हाँ शूद्र शूद्र नहीं है शूद्र शूद शूद्र है रसोईया आगे मूर्ख के लिए कौन सा शब्द मूर्ख मूर्ख
शब्द सामूद्र करंत। उसके बाद तीसरा ऐसे पत्ते के लिए कौन सा शब्द आया है? पत्ते के लिए वर्णम आहे लिहायचं आहे, तेवढं पाठच करायचं. घर के लिए कौन सा है? अल्ले दीदी हाँ क्या मंदिर? आगे मित्र के लिए कौन सा है? मित्रम। मित्रम ही याद आपको मित्रम करना है। अकारांत पुल्लिंग देवः जैसे करना है वैसे अनलः, अश्वः, ईश्वरः, कूर्मः, याद आपको वैसे करना पड़ेगा। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन रखा नहीं है आपके लिए मैंने। ऐसा ही इसी तरह से करना है, जिनको पढ़ना है उनको। कौन से में से बोलते हैं ना? हाँ चलो पढ़ो, बोलो अब। द्रव्य, पैसा, क्या बोलते? द्रव्यम नहीं, धनम। धनम। मुख, मुखम। वो तो सब है। हृदय के लिए वो सब आज एक जैसे शब्द है वो तो। ठीक है। अब यहाँ पर उपसर्ग लिखे हैं आपको। इसको घुमा दो और झूम कर दो थोड़ा सा, फिर बाद में रखना ही है उसको झूम करके। तो जो अभी उपसर्ग लिखे हैं है 22, अभी लिखे 6 ही हैं। आप क्या करना है इनका कि इनको आपको याद करना है पहले तो उपसर्ग किसको कहते हैं? तो उपसर्ग जो है वो धातुओं के पहले लगता है। उपसर्ग जो है वह धातुओं के पहले लगता है। तब जब वह उपसर्ग लगता है तब उस धातु का अर्थ बदलता है। कभी कभी वैसा भी रहता है, बदलता भी है और उल्टा भी होता है। तो उदाहरण देखते हैं, फिर उसके बाद हम वाक्य की तरफ जाएंगे। उसको ऊपर करो ना, हो जाएगा। बस हो गया। उल्टा लगाए ना उसको, वैसे हो गया इसलिए। तो क्या हुआ कि यहाँ पर उपसर्ग, उपसर्ग यानी धातुओं के पहले जो लगाते हैं। जैसे पहला है वहाँ पर दिया है प्र प्लस, ए प्र प्लस भू धातु है। तो प्र प्लस भू धातु का क्या बनता है? आप पढ़े हैं तो भव प्रथम गण का है, इसलिए भवती बना। अब क्या है जो उपसर्ग है, ये उपसर्ग है प्र, परा, अप, सम, अनु, औ, तो ये सब उपसर्ग इस धातुओं के पहले लगते हैं। अब ये लगाने के बाद इस धातु का जो मूल अर्थ है वो बदलता है। कभी बदलता भी है, कभी वैसा भी रहता है। इसको हिला दिया पूरा। चालू है, बाद में भी देखते हैं इसको होने के बाद। आप थोड़ी तो पॉज भी नहीं कर सकते चालू होने के बाद। त्या हाताने पकड फक्त ते। हाँ पकडतस। इकडे मेरे पास दे दो, मैं सेट कर देती हूँ। 1-2 मिनट का काम है, ऊपर का नहीं है, सेट करना उसको। हो गया। ये अनन्या ये हो गया है, वो घूम रहा है इसलिए।
तो क्या कहा कि उपसर्ग धातुओं के पहले लगते हैं। जब यह उपसर्ग इन धातुओं को लगता है तो इन धातुओं का जो मूल शब्द है वह बदलता है, वैसा ही रहता है या उल्टा भी होता है। उसके लिए एक दूसरा उदाहरण लेके आपको समझाते हैं कि प्र प्लस रू धातु लिया मैंने यहाँ पर। रू का क्या बनता है? हरती। तो प्र उपसर्ग लगाने के बाद प्रहरती हो गया ना, ये प्रहरती। तो इसका अर्थ होता है प्रहार करना। हरण करना, लेकिन प्रहार तो यानी प्रहार करना। या प्र प्लस नहीं, प्र ने आ प्लस लेना, आ प्लस हरती लिया, इसका आहरती। आहरती म्हणजे खाना, भोजन करना, आहरती। तो उपसर्ग उपसर्ग बता रही हूँ कि उपसर्ग धातुओं के पहले लगता है और उपसर्ग लगने के बाद धातु का अर्थ वैसा ही रहता है या उल्टा भी होता है या बदलता है। तो यहाँ पर क्या कहा? पहला कहा प्रहरती, यानी रू आणि हर ले जाना। तो प्रहरती का हुआ प्रहार करना, और आहरती लेना तो इसका अर्थ ग्रहण करना या भोजन करना। ग्रहण करना या भोजन करना। आहरत यानी ग्रहण करना है, ग्रहण करता है या भोजन करता है। या दूसरा सम प्लस आ लिया, सम प्लस रूफ, तो क्या होता है? संहारते, म का संहरती बना, संहरती। तो संहरती ने संहार करना, नाश करना। क्या अर्थ बना? संहार करना। अलग अलग अर्थ हो गए ना, संहार करना। प्र से लेकर अलग अलग हो गए ना अर्थ। हाँ, हरण करना अर्थ है, ग्रहण करना आहरती का उल्टा अर्थ हो गया, या उसको बदला तो प्रहार करना हो गया, या संवार करना। ऐसे अर्थ यदि उपसर्ग लगने के बाद अर्थ वैसा भी रहता है, बदलता भी है या उल्टा भी अर्थ हो सकता है उसका, इसलिए ये बताएं। तो ऐसे उपसर्ग कितने हैं? तो 22 उपसर्ग है। वहां पर लिखा है प्रादि 22 उपसर्ग। प्र से लेकर, आदि यानी प्र से लेकर 22 उपसर्ग होते हैं। उसमें से अभी मैंने सिर्फ 6 ही वहां पर उपसर्ग दिए हैं। तो फिर क्या करना है आपको याद करने के लिए? वैसे किया है, यदि 22 एक ही साथ देंगे तो आपको पूरा याद करना सरल नहीं होगा, तो थोड़ा थोड़ा याद करो उसको। रोज 6 दिए जाएंगे, 4 दिन में ये 22 उपसर्ग आपके खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है? पहला प्र उपसर्ग है। तो प्र का अधिक अर्थ होता है या बाहर या आगे अर्थ होता है। क्या है? प्र उपसर्ग पहला है। यहाँ पर प्र आदि, प्रादि 22 उपसर्ग। प्रादि यानी प्र को लेकर आगे 22 लेना है। तो कौन सा है? पहला प्र है, तो प्र का पहला अर्थ है अधिक। तो प्रभवती ऐसा किया तो समर्थ होता है। भवत यानी होना, और प्रभवती यानी समर्थ होना। ज्यादा हो गया ना उसका अर्थ, होने से भी ज्यादा अर्थ हो गया, इसलिए अधिक अर्थ में प्र उपसर्ग। या बाहर या आगे, दूसरा अर्थ क्या ले रहे हैं? बाहर, या प्र का ही अर्थ है वो, दूसरे किसी का नहीं है। प्र का अर्थ बाहर या आगे, तो उसका अर्थ क्या हुआ? प्रयाति। अभी या कौन सा धातु है अभी आपको नहीं आएगा, द्वितीय गण का है, वो आगे जब द्वितीय गण अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा तब आएगा। तो या धातु का अर्थ होता है जाना। हाँ, तो इसका अर्थ बाहर या आगे जाता है या बाहर जाता है। समझ में आया? इस प्र प्लस याति किया तो प्रयाति बना, तो उसका अर्थ बाहर जाता है, ऐसा अर्थ हो। हाँ, पराजय, परा, ये दूसरा उपसर्ग है परा। हाँ, दूसरा उपसर्ग है परा, उसका अर्थ होता है उल्टा
या पीछे जो है जी जीतना और परा उपसर्ग लाया तो पराजय करना, दोनों अर्थ अलग अलग हो गए ना, विरुद्ध। परा यानी उल्टा या पीछे। अब यहाँ पर एक ही उदाहरण दिया गया आपको, तो पराजयते पराजय करता है, जी जयति जीतना मूल धातु का अर्थ है, लेकिन परा होने से उसका अर्थ हो गया, उल्टा अर्थ हो गया कि पराजयते। आगे है तीसरा अप। तीसरा कौन सा है? अप। अप का अर्थ है दूर। हाँ, तो गच्छति यह मूल धातु है और उसको अप उपसर्ग लगाया। अप, ये हालंत गलत हो गया यहाँ पर लिखते हुए, अप पूरा है मैंने। अनन्या ये शिकोई, अनन्या हो गया। अनन्या को प्रत्यय लगा ना, क्या लगाएंगे? अनन्य शब्द ही अभिन्न अर्थ में, जो अन्य नहीं है, भिन्न नहीं है, वो अभिन्न। जैसे एकत्व गुण का नाम है, एकत्व स्वरूपोहम, अनन्य अभिन्न स्वरूप हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया कि फिर एक बार मैं बताऊंगी, पहले क्रम से जितना हो रहा है उतना बताते, फिर छह का फिर एक बार वापस रिपीट करेंगे। हाँ, सम का अर्थ होता है अच्छी तरह, तो सम्मान्यते किया, तो उसका अर्थ हो गया सम्मान करता है। सम शब्द का अर्थ या उपसर्ग का अर्थ अच्छी तरह, या दूसरा अर्थ क्या, जोड़ा हुआ। गच्छते यानी जाना, लेकिन संग यदि उपसर्ग लगता है तो संग गच्छते होता है, उसका अर्थ होता है एकत्र कर, एकत्र होता है। इसलिए अर्थ बदल जाते हैं उपसर्ग लगने के बाद। बहुत बार ऐसा होता है कि वही अर्थ नहीं रहता है, बहुत बार वो बदल जाता है। अनु, अनु यानी पीछे या समान। तो यहाँ पर उदाहरण दिया है अनुसरती यानी अनुसरण करता है, या अनुगच्छति पीछे जाता है, या उसके समान जाता है, या उसके पीछे जाता है। अव यानी उसका अर्थ होता है नीचे या दूर। अव यानी नीचे या दूर। अवतरती यानी उतरता है, नीचे आता है। और अव यानी जानता है। अब एक ध्यान में रखना, जो गत्यर्थ क्रियापद होते हैं, गति को दिखाने वाले जो धातुएं हैं, वे सब धातुएं जानने अर्थ, ज्ञानार्थक भी होते हैं। इसलिए यहाँ पर गच्छ धातु क्या है, गतिवाचक है ना, तो उसका अर्थ यदि उपसर्ग लगाने के बाद गच्छति का अर्थ, अवगच्छति का अर्थ जानता यानी जानना, अनुभव करना, ऐसा भी लिया जाता है। इतना आप समझ लेना। पहला कौन सा है, प्र, उसका अर्थ क्या है, और एक अर्थ क्या है, तो उदाहरण क्या दिया, उसका अर्थ क्या होता है, समर्थ होता है। बाहर या आगे, तो उदाहरण क्या है, उसका अर्थ क्या हुआ, बाहर जाता है। परा यानी उल्टा या पीछे, उदाहरण क्या दिया, तो फिर यहाँ पर उसका अर्थ क्या बना, अप यानी दूर, दूर, उदाहरण क्या दिया, तो उसका अर्थ क्या हो गया, अच्छा। सम यानी उदाहरण क्या है, तो उसका अर्थ क्या है, सम्मान करता है। दूसरा अर्थ क्या है, उसका उदाहरण क्या दिया, संगच्छते, और अर्थ क्या हुआ, एकत्र होता है, एकत्र होते हैं, एकत्र होता ही आएगा। हाँ, आगे का कौन सा है उपसर्ग, अनु, उसका अर्थ क्या है, या समान, तो उसका उदाहरण क्या दिया उन्होंने, उन्हें उसका अर्थ क्या हो गया, अनुसरण करता है ना, उसके पीछे ही जाता है ना, दोनों का अर्थ एक ही जैसा होता है। अनुगच्छति यानी पीछे जाता है। अच्छा, और कौन सा है उपसर्ग, उसका अर्थ क्या हो गया, दूर, वो उदाहरण क्या दिया, अवतरती, उसका अर्थ क्या हो गया, दूसरा कौन सा उदाहरण दिया, उसका अर्थ क्या होता है, जानता है। तो ये जो उपसर्ग प्र, परा, अप, सम, अनु और अव, ये सभी शब्द यहाँ पर जो है वो उस धातु के पहले ही आया है।
जैसे यहाँ पर प्र है तो जो भवती क्रियापद है उसके पहले आया, याति क्रियापद है उसके पहले आया, परा कहाँ पर आया तो जयते उसके पहले ये परा शब्द आया है। यहाँ अवग अप है तो अपगच्छति दूर जाता है, गच्छति के पहला अप यह उपसर्ग लगा है। सम मन्यते, मन्यते धातु है तो उसमें पहले सम उपसर्ग लगा। अब ये जैसे जैसे आप यूज करेंगे ना या आपको पढ़ने में आएगा वैसे वैसे आपको समझ में ये बातें आएगी। अब यहाँ पर एक बात दी नहीं है, वैसे क्या आपने देखा है कि आज वैसे तो देखा जाए तो परा जयते परस्मय पदी धातु है, हमने अभी पढ़ा है ना, जयति जी जय जयति तो परस्मय पदी धातु है, लेकिन यहाँ पर उसका पद भी बदल गया, परा जयते हो गया ना तो वर्तमान काल का वो आत्मनिपद प्रत्यय है। आपको आप अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन कभी कभी उसका परस्मय पद का आत्मनेपदी भी हो जाता है, और जब आएगा तब समझ में आएगा। अब आपको क्या करना है, इनको याद करना है। 4 दिन में आपके 22 हो जाएंगे, वैसे 3 ही दिन में हो जाएंगे। हाँ, तो रोज 5-6 आपको दिए जाएंगे उपसर्ग, उनका अर्थ याद करना है और उदाहरण भी याद करने हैं। समझ में आया? अब एक प्रश्न यहाँ पर आता है, प्रत्यय मतलब आगे लगता है, उपसर्ग यानी पीछे लगता है। हाँ, उपसर्ग पीछे लगते हैं, प्रत्यय आगे लगते हैं। अब यहाँ पर आपको प्रश्न आया होगा, यहाँ पर आपने सम लिखा है और यहाँ पर संग क्यों लिखा, तो यहाँ पर है सम उपसर्ग प्लस गच्छति या गच्छते अभी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सम है, तो वहाँ पर नियम ऐसा है जिनको लिखना है वो लिख सकते हैं, लिखे नियम। इससे मुझे क्या फायदा? वो बताएंगे ना आगे क्या फायदा है उसका। शब्दों के नियम लिखना है सभी को, शब्दों के अथवा उपसर्गादि अव्ययों के अंत में उपसर्गादि अव्यय, ये अव्यय है ना, इनको शब्द में जैसा का वैसा रखा जाता है, उसकी विभक्ति चलानी नहीं है। तो कोई प्रह प्रो प्राहा ऐसा कुछ नहीं करना है, देव जैसे नहीं चलाना। जैसा शब्द है वैसा की वैसा का वैसा रखना है। उस उपसर्गादि अव्ययों के अंत में, उपसर्गादि अव्ययों के अंत में, इनको उपसर्गादि अव्यय कहते हैं पूरे। हाँ, म हो, अंत में म हो, आगे साधारण, आगे साधारण कौन सा भी व्यंजन आने पर, साधारण आगे साधारण कोई भी, कौन सा भी क्या बोलते हैं हिंदी में, कोई भी व्यंजन आने पर म का, म यानी हलंत म लिखना है, पाय मोड़ का म, हलंत म का अनुस्वार विकल्प से होता है। म का अनुस्वार विकल्प से होता है, यानी विकल्प यानी कभी होगा भी नहीं भी होगा। हाँ, तो ये जो सम है ये म है ना, तो इसका क्या करेंगे, म का अनुस्वार करेंगे, तो क्या बनेगा यहाँ पर सम प्लस गच्छते, ऐसा भी लिख सकते हैं संगच्छते, या वो विकल्प से बोल रहे हैं ना, तो इस म का अनुस्वार नहीं होता है तब क्या होता है वो बता रहे। एक तो आप म का अनुस्वार करो, या नहीं होता है तो क्या करना है वो आगे बता रहे, लिखिए वापिस आगे। और आगे इसी में लिख दो। हाँ, उसी में लिखना है, उसी में लिखना है। आगे श श स श या स श स र
अथवा ह। यह वर्ण आने पर अनुस्वार म का अनुस्वार अवश्य ही होता है। म का अनुस्वार अवश्य ही होता है। क्या क्या लिखा? और आगे श, स, र और ह। यह वर्ण आने पर म का अनुस्वार अवश्य नियम से होता है। आगे जब म का अनुस्वार नहीं होता, जब म का अनुस्वार नहीं होता, तब जब म का अनुस्वार नहीं होता तब आगे का व्यंजन जिस वर्ग का हो, आगे का व्यंजन जिस वर्ग का हो उसी वर्ग का अनुस्वार नहीं आएगा ना, अनुनासिक आएगा वो। उसी वर्ग का अनुनासिक लिखो, अनुस्वार नहीं। उसी वर्ग का अनुनासिक उस म के स्थान पर होता है। जब उनका अनुस्वार नहीं होता तब आगे का व्यंजन जिस वर्ग का हो उसी वर्ग का अनुस्वार अनुनासिक उस म के स्थान पर होता है। वो समझाते, अभी एक बार पूर्ण कर ले उस नियम को। और आगे य व ल हो, म के आगे लिखना है। और म के आगे य व ल हलंत लिखना है। य व ल हो तो म का, और आगे यानी म के आगे य व ल हो तो म का म हलंत, तो म का अनुक्रम से, और म का अनुक्रम से ये ऐसा लिखना है पूरा, ये म और ल ऐसा बनता है। यह व ल होता है, ये ऐसा लिखना है पूरा। दिखता है क्या वहां उसमें? इस य व ल का य व ल होता है। ये बहुत कम आता है उदाहरण, लेकिन आते हैं। तो अब जहाँ आया होगा वह समझ जाना, नहीं आया तो वहाँ पर म होगा, नहीं तो अनुनासिक होगा। क्या क्या नियम लिखा? एक तो पहले म को म के आगे कोई भी व्यंजन आए तो म का अनुस्वार कर दो। हाँ, यदि म का जो अनुस्वार है वो विकल्प से होता है, ऐसा बताया। और आगे म के यदि श हो, श हो, स हो, र और ह ये व्यंजन आते हैं तो इस म का जो अनुस्वार हो नियम से होगा। यदि यहाँ पर क्या हो, य व ल यानी म के आगे य व ल हो तो म के स्थान पर ये लिखना है। समझ में आया? अब जहाँ उदाहरण आएंगे वहां समझ लेना। और जो उन्होंने एक और कही थी बात, यह म का अनुस्वार विकल्प से होता है। यदि यह अनुस्वार नहीं होगा तो क्या होता है फिर? तो उन्होंने कहा कि यदि म के आगे का जो व्यंजन है, वर्ग है, वह जिस वर्ग का है उसी वर्ग का अनुनासिक लिखते हैं। अनुनासिक यानी हर वर्ग का अंतिम अक्षर, जैसे क ख ग घ ञ च छ ज झ ञ प फ ब म म त थ द ध न ट ठ ड ढ ण, इसको कहते हैं अनुनासिक।
ये सब अनुनासिक है। हाँ, तो क्या होता है अनुनासिक? तो ये जो ग है वो किस वर्ग का है? क वर्ग का है। क वर्ग का है ना वो, तो इसका अनुनासिक कौन से बनेगा? ग, ग बनेगा ग। तो इस म के स्थान पर, इस म के स्थान पर ए ऐसा म के स्थान पर हुआ, और ए जो ग है वो जो पूरा अक्षर होता है उसके नीचे लिखा जाता है। मुझे नहीं आया समझ में। एक ग है वो किस वर्ग का है? क वर्ग। उसका अनुनासिक क्या हुआ? क चा अनुनासिक। अनुनासिक क्या है? अनुनासिक यानी जो नाक में से जिनकी आवाज आती है, ग वगैरह आते हैं ना, अंतिम, हर वर्ग का अंतिम जो व्यंजन है उसको अनुनासिक कहते हैं। हाँ, तो अभी क वर्ग का अनुनासिक क्या होता है? ग। ये ऐसा ग है ना, ये वाला। हाँ, और आगे क्या है? प्लस गच्छते हैं। अब हाँ, तो ये क्या है? इनको अब जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? तो इसको, ये जो ग है इसके नीचे ये ग लिखा जाता है। समझ में आया? यानी ग पूरा है और ये हलंत है, यहाँ पर म हलंत है ना, हलंत है, यानी पूरा उसके पेट में लिखा जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? संगच्छते। संगच्छते ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, दोनों भी बराबर है। तो सुधारना नहीं जाना है ग दिखे तो वहाँ पर नहीं तो बहुत लोग ऐसे करते हैं, ये म कहाँ है, इसको तो अनुस्वार करो, ऐसा दोनों भी नियम आते हैं। समझ में आया इतना? हाँ, क्या क्या बोला कि उपसर्ग आदि अव्यय, अव्यय यानी जो शब्द वाक्य प्रयोग करते समय जैसा का तैसा रखा जाता है उसको कहते हैं अव्यय। उसमें विभक्ति प्रत्यय नहीं लगते हैं। तो प्र या जैसे सम है ना, वो वैसा का वैसा रहेगा, उसकी विभक्ति नहीं रहेगी। तो यदि सम उपसर्ग है तो उसका क्या होता है? तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि म का अनुस्वार होगा। यदि अनुस्वार नहीं होता है तो आगे का व्यंजन जिस वर्ग का है उसी वर्ग का अनुनासिक होगा। तो इसको संगच्छते लिखो या संगच्छते लिखो, दोनों भी सही है। दिमाग में गई बात, ऊपर से चली गई जेट विमान। अब जैसे जैसे यूज करेंगे वैसे वैसे समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आया। इतना तो समझ में आया ना? अब जैसा यहाँ पर है, जैसे जैसे आपको आएगा प्रयोग करने इन उपसर्गों का, तो वैसे वैसे समझ में आना। यहाँ तो लगता है इसलिए मैंने ये खुलासा किया। वैसे तो यहाँ पर सभी जगह परा, ये वैसा का वैसा रखा है, अप वैसा का वैसा रखा है, लेकिन सिर्फ म जिसके अंत में है वहां पर, यहाँ पर म वैसा ही लिखा या उसका अनुस्वार भी किया तो चलता है, या उसका ग किया, सम्मान्य। समझ में आया? आप चलो आगे। अब आपको क्या करना है? अब वाक्य बनाने हैं। तो अभी आपने ने क्या पढ़ा था कि यह कर्तरी प्रयोग है, तो कर्ता के अनुसार क्रियापद होगा। तो पहले आप इस वाक्य में आपको सातों विभक्तियां कैसे चलानी है, क्या करना है, उसको आपसे बुलवाया भी है और आपने याद भी किया है। अब याद करने के बाद उसका प्रयोग करो। तो पहली विभक्ति कौन सी है? प्रथमा विभक्ति। तो प्रथमा विभक्ति को क्या बोलते हैं? कर्ता। प्रथमा विभक्ति को कर्ता बोलते हैं, लिख के दिया है। आता अब क्रियापद भूल जाओ बोलना नहीं है पूरा, लेकिन अब ये प्रकरण चल रहा है विभक्तियों का। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, ये सब आपको वाक्य बनाने आएंगे। अभी इसके साथ संधि के नियम भी बताया जाएगा। तो पहला वाक्य इसमें है संस्कृत टू हिंदी, इसलिए मैंने पूरे वाक्य लिखे नहीं है क्योंकि शुरुआत में 5-6 वाक्य तक उन्होंने नियम बताए हैं। तो नियम आपको देना है संधि के। हाँ, तो पहले उन्होंने दिया नृपो जयति, बराबर।
तो मूल शब्द क्या है इसमें? नृप। हाँ, तो नृप कारांत पुल्लिंगी शब्द है, तो उसको कैसे याद करने के लिए बोला था? नृपः, देवः, ईश्वरः, अनलः। तो यहाँ पर सिर्फ कर्ता आएगा और क्रियापद आएगा, जो भी वाक्य है उसमें। बाकी के अभी कर्म करण अभी ध्यान से मिटाओ उसको। अभी सिर्फ क्या है? कर्ता और क्रियापद ध्यान में लेना। हाँ, और कर्ता के अनुसार क्रियापद होता है, और कर्ता भी एक वचनी होगा, द्विवचनी होगा या बहुवचनी होगा। समझ में आया? कर्ता वचन भी हो सकता, द्विवचन भी हो सकता है या बहुवचन। अब यहाँ पर मूल शब्द क्या निकला? मूल शब्द नृप, और उसका एक वचन क्या होता है? प्रथमा विभक्ति का नृपः। नृपः। अब ये एक वचन है ना, जयति, कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? प्रथम पुरुष का एक वचन है, और ये भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तो एक कर्ता एक वचनी, तो क्रियापद भी एक वचनी होता है। बराबर। अब लेकिन यहाँ लिखा आपने ओ है, अब बताओ वो कहाँ से आया? समझ में आया? क्या समझ में आया? यहाँ मूल शब्द नृपः, जयति ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि मैंने क्या कहा है? कर्ता प्रथमा विभक्ति में है, तो क्रियापद भी प्रथमा विभक्ति में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा जयति प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो कर्ता भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन होना चाहिए, तो नृपः होना चाहिए। दिख क्या रहा है? अभी ओ कहाँ से आया? अब लिखना पड़ेगा उसको। ये क्या है? ये सब क्या क्या नाम? वाक्य ये संस्कृत वाक्य है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन करना है अपने को। अभी तक सरल थे, इसलिए मैंने डायरेक्ट बोर्ड पर लिखवाए थे। अभी आपको एक एक वाक्य समझाना है संधि विग्रह के साथ, संधि नियमों के साथ, इसलिए अभी आपको ऐसा ही समझना है। ये समझ में आया इतना? आप वहां पर क्या करना है? एक नियम आता है। क्या आता है? कि ये विसर्ग आया बीच में, हाँ, तो विसर्ग के पीछे क्या बोला मैंने? देखो पहले एक बार कि इस विसर्ग के पीछे क्या है, कौन सा स्वर है, आगे क्या है देखना है। आप समझाने के लिए मैं इस प को थोड़ा सा प प्लस अ प्लस ए विसर्ग प्लस जयति आपको समझने के लिए लिखा है ये पूरा, तो वैसे है ही ऐसा ही, समझ ला। अब इस विसर्ग के पीछे क्या है? अ है, हाँ, और आगे क्या है? कठोर व्यंजन या मृदु व्यंजन है? कठोर है का मृदु है? हाँ, मृदु व्यंजन, मृदु व्यंजन। प्रत्येक वर्ग के पहले पीछे के 3 व्यंजन और अंतस्थ वर्ण और ह, इनको मृदु व्यंजन कहते हैं। अब यहाँ पर एक कौन सा है आगे? ज, यानी कौन सा है? कठोर या मृदु है? मृदु है। तो पीछे अ है, विसर्ग के इसके पीछे अ है, और विसर्ग के आगे मृदु व्यंजन है, तो इस विसर्ग का उ होता है। बराबर। अब संस्कृत में एक नियम आया है, 2 स्वर यदि एकत्र होते हैं तो उनकी संधि हुए बिना नहीं रहती है। तो क्या संधि होगी इनका? नहीं, अ प्लस उ, अ प्लस उ, तो उनका ओ बनता है। क्या हुआ? अ प्लस उ
बराबर ओ बनता है। नेम सांगते की अजून समजून अगोदर घ्या म्हणजे तो इसका ओ करूं नृप प्लस ओ प्लस जयति। अभी नियम लिखवाना है आपको एक बार, उसके बाद हाँ। तो इसका क्या बना, ये अभी हलंत है तो वो इसमें मिला दो, तो नृपो जयति आ गया आपका। यहाँ पर जो लिखा था वाक्य ए नृपो जयति। अब नियम लिखना है। यदि समझ में आए तो एक बार और बताती हूँ, आप पहले नियम लिखवा दो। नियम लिखो, विसर्ग के पीछे या पूर्व, विसर्ग के पूर्व में अ हो, विसर्ग के पूर्व में लिखना है सभी को। विसर्ग के पूर्व में, पूर्व या पीछे जो आपको समझ में है वो लिखना। अ हो, अ हो और आगे अ अथवा मृदु व्यंजन हो। आगे क्या होना चाहिए यहाँ पर, अ हो या मृदु व्यंजन हो। अ अथवा मृदु व्यंजन हो तो उस विसर्ग का, यहाँ पर विसर्ग है, उस विसर्ग का उ होता है। उस विसर्ग का उ होता है। हाँ, और आगे और पूर्व का या पीछे का अ, पूर्व का या पीछे का अ और आगे का उ, आगे का उ, पीछे का अ, पीछे का अ और आगे का उ, इन ये दो स्वर मिलकर ओ बनता है या ओ होता है। पीछे का या पूर्व का अ और आगे का उ, ये दोनों स्वर मिलकर ओ बनता है। ये संधि हर जगह आएगी आपको, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। टाइम पूरत नहीं है सध्या, टाइमिंग कमी प्लस ई आ गया। ओ नहीं, अभी जितना है उतना ही समझो। जो आएगा ना वो प्लस ये आएगा तो ये बन जाएगा, वो आएगा ना, अभी बताएंगे वो भी आगे। हाँ, इतना समझ में आएगा। ये उदाहरण लिखना है, उसके जो नियम लिखा है उसके आगे ये पूरा, जैसे गणित के स्टेप रहते हैं ना, उन स्टेप जैसे लिखते हैं वैसे इन स्टेप, ये भी स्टेप आप लिखो। पहले लिखना है नृपो जयति, फिर लिखना है नृपः जयति, फिर नृप प्लस अ प्लस विसर्ग प्लस जयति, नृप प्लस अ प्लस विसर्ग का उ प्लस जयति, प्लस नृप प्लस अ प्लस उ बराबर ओ प्लस जयति। तो हे बन गया नृपो जयति। हे म्हणायचं सिद्ध केलं। अब वो दोपहर को पढ़ेंगे ना 2:30 बजे, तब समझ में आएगा इसका। अब एक नियम आपको आ रही है, समझ में आया। इसका अर्थ क्या हो गया, नृपः का अर्थ क्या हो गया। तो जब पढ़ेंगे ना, जब ऐसा होगा नृपो, तो पढ़ते समय नृपः जयति पढ़ना है, नृपो जयति नहीं पढ़ना है। पढ़ते समय विसंधि विग्रह करके पढ़ना है, तो समझ में आते वाक्य। तो इसका अर्थ क्या हो गया, नृप यानी राजा कितने हैं, एक है ना, तो राजा जीतता है। वह क्या गया पूरा, हाँ, तो आखिर इसका अर्थ लिखो, राजा जीतता है। हाँ, लिखते समय नृपो लिखो, बोलते समय नृप बोलो, और अर्थ समझते समय नृपः। समझ में आए ना। आगे का वाक्य, आप एक कोई सा शब्द तो हम लोग तोड़े उसको, वो आएगा ना अभी एक सब तोड़ने के लिए आने वाले, आगे बहुत सारे आएंगे अभी तो।
हाँ और ये प्रत्यय जो आपने बताया ये कहाँ कहाँ आएंगे, कहीं पर लगा है, जहाँ लगा है वहाँ लगा है। अब इतने तो शब्दों में लगा है और कहीं लगा है? अभी और बहुत सारे जगह अलग। यहाँ पर जैसे मन धातु लिया, गच्छ धातु लिया, जय धातु है, याति धातु है, वो धातु बदल सकते हैं ना, किसी भी धातु किसी भी धातु में लगा सकते हैं अर्थ के अनुसार। आपको अर्थ क्या करना है वहाँ पर उसके अनुसार वो लगते हैं। और जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे ना वैसे वैसे आपको समझते आ जाएगा। एक ही दिन में वो नहीं समझ में आएगी बात। सिर्फ आपको क्या करना है, अभी इतना याद करो। अब आगे का और एक बात इसमें बतानी थी आपको। जैसे मैंने पहले दिन एक बात बताई थी कि प्रत्यय बताए थे ना, विभक्ति के प्रत्यय सी और जस याद किए थे, वो भूल गई मैं, वो आपसे बुलवाना। हाँ तो कल याद करके आना है। जो विभक्ति प्रत्यय आपको दिए हैं सी और जस, अम औशस, ताभ्याम भ्यस, गेभ्याम भ्यस, गसीभ्याम भ्यस, गसभ्याम भ्य, गस ओस आम और गे ओस सुप, हे जो प्रत्यय दिए हैं दिले तुम्ही नव्हता त्या दिवशी बहुतेक गावाला गेलता, तो उनको याद करना है। लिख के दिया है उसको याद करो। उसका जो पहला प्रत्यय है सी औ और जस, तो वहां पर मैंने एक इन प्रत्ययों में जो छठे विभक्तियों में जो प्रत्यय लगेंगे उनमें ई, ज, श, त, प ये जो आएंगे तो उसका अनुबंध संज्ञा की थी, बराबर। अनुबंध संज्ञा केलती कि नहीं केलती है? केलती। तो इसका क्या होता है ऐसा बताया था हमने, अनुबंध का लोप होता है। ये जो आते हैं तो यहाँ पर क्या है, ज है तो इसका लोप हो जाएंगे, सी औ आएगा, तो ये आप ध्यान में रखना है वहां पर। हाँ बताया था। हाँ तो यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर अपने को द्विवचन दिया है, तो जैसे देव प्लस औ, हाँ तो मैंने इसको ज़्यादा खोला नहीं था, सिर्फ सी का बताया था। हाँ तो पर एक नियम वहाँ आता है, अ अथवा आ या इनके आगे ए ऐ स्वर आने पर ऐ होता है, ओ औ आने पर उसका औ बनता है। क्या लिखा यहाँ पर, ये इसमें अंत में अ है, जैसे देव प्लस अ प्लस औ आया, तो ये दो संधि है ना यहाँ पर, यानी दो स्वर हैं, तो इनकी संधि क्या होगी, औ होती है। फिर एक बार अ है या यहाँ पर आ है, दोनों भी उन्होंने कहा है। अभी आओ है इसलिए दिखा रही हूँ मैं उसको। यहाँ पर अ हो या आ हो, दोनों में से कोई। अब यहाँ पर अ ही है, समझाने के लिए आपको बोल रही हूँ। यहाँ पर अ हो या आ हो और इन दोनों सुरंग के आगे ओ आए या औ आ गया, तो इन दोनों का मिलकर औ ही बनता है। क्या समझ में आया? अ अथवा आ इनके आगे ओ या औ आ गए तो इन दोनों स्वरों को मिलाकर औ ही बनता है। ध्यान में आया काकी? कळालं का? काय कळालं सांगा बघू? का नाही, चुकलं। पीछे क्या है? अ या और उसके आगे क्या आया? ओ अथवा औ आए, तो इन दोनों स्वरों को मिलाकर क्या बनेगा? औ बनता है। हैं? ये कितना समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्या समझ में नहीं आया? चेहरा तो नहीं दिखा रहे ना, नहीं समझ में, नींद आ रही है? नहीं ना? हाँ। और यहाँ यदि इस ओ की जगह यदि समझो ए या ऐ आ जाए तो इन दोनों स्वरों को मिलाकर ऐ ही बनता है। क्या क्या समझ में आया? अ अथवा आ इनके आगे ओ हो या औ हो तो क्या बनेगा? औ बनेगा। अ अथवा आ इनके आगे ए अथवा ऐ हो तो क्या बनेगा? ऐ।
समझ में आया? तो ये जैसे ये देव एक इसका लेना है देव का और एक ओ वो लेना हाँ है। तो इसको ऐसी संधि कर दो ना आप, अ प्लस ए है तो आई बनेगा, आ प्लस आई है तो भी आई ही बनेगा। हाँ, अ प्लस ओ है तो औ बनेगा, अ प्लस औ है तो भी आऊ बनेगा। समझ में आया? तो आप क्या करेंगे, समझ में आया अभी तो? हाँ तो ये ऐसा। अब यहाँ पर क्या है, अपने यहाँ पर देव है ना, आ नहीं है, और यहाँ पर क्या है, औ है। तो अ प्लस औ, अ प्लस नहीं, यहाँ पर अ प्लस औ क्या बनेगा, इसलिए देव औ। ये हो गया ना, यहाँ पर देव प्लस औ तो क्या बन गया ये, देव औ। समझ में आया? समझ लो। ऐसा आप ये मैंने ये नियम लिखो आप एक बार। विसर्ग संधि के नियम एक जगह लिखिए। ये कौन सी संधि? ये अभी स्वर संधि है, तो स्वर संधि में स्वर संधि के सभी नियम एक जगह लिखना है। व्यंजन संधि आ जाए तो व्यंजन संधि के सभी नियम एक जगह लिखने हैं। तो आप ये ध्यान में रखिए बात। तो आप वो स्वरों का यदि संधि हो रही है तो स्वर संधि है, तो जो है वो जिसमें विसर्ग लगा है वो कौन सी? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि। गुण संधि मध्ये स्वर संधीच आहे ते, अयादी संधि ते पण स्वर संधीच आहे। आता विसर्ग संधि एक पेज करना उसको, जब भी नियम आएंगे जिस पर आपने स्वर संधि लिखा है वहां नीचे स्वर संधि के सभी नियम आएंगे। जहां पर व्यंजन आएंगे क ख की, जो भी आगे एक नियम आया था ना, आगे कठोर व्यंजन आने पर पीछे का व्यंजन या पूर्व का व्यंजन जिस वर्ग का है उसी वर्ग का प्रथम व्यंजन आता है वो लिखवाए। तो वो किसका नियम है, वो व्यंजन संधि का नियम है। मैं अभी बता, इसके आगे मैं आपको बताऊंगी कि स्वर संधि का है या विसर्ग संधि का है। हाँ कौन गुण संधि अयादी संधि आता लिहून दिलेलं का? मग व्यंजन संधि, व्यंजन संधि मग हा व्यंजन आहे ना, स्वर असतील स्वर संधि, व्यंजन असतील व्यंजन संधि। विसर्ग के लिए जो अभी बताया वो होता है विसर्ग को विसर्ग संधि। समझ में आया? तो इसको एक बार आप, जब आप जो भी नियम अभी लिखवाए हैं, जो बताया है ये भी संधि में आएगी क्या? हाँ वो सब आएंगे ना, वो म का अभी जो लिखवाए ना। नहीं, हाँ ये भी ई जा सा टा नहीं वो नहीं, वो नियम नहीं आएगा। संज्ञा होगी। नहीं वो संज्ञा है उसकी, नाम है, नाम जैसे विभक्ति एक नाम है वैसे। तो ये समझ में आया? इसलिए देवो बने। इसका नियम बोले हाँ हाँ लिखो, अ अथवा औ, अ अथवा औ, इन अ अथवा औ, जैसे आपने लिखे हैं। हाँ अ अथवा आ आएगा, अ अथवा हाँ अ अथवा आ इनके आगे ऐसी आज बार की आज बार अ अथवा आ, अ अथवा आ इनके आगे ए अथवा आई आ गया, ए अथवा आई आ गया। ए अथवा आई आ गया तो उनकी संधि आई होती है। इन दोनों स्वरों की संधि आई होती है। प्लस ए आले तर पण आई। और यहाँ पर ऐसा भी आप बोल सकते हैं, इसको अब भी आप खोलना है तो क्या, अ प्लस आई भी आया तो भी आई ही बनेगा।
अ के आगे ए, अ दोनों आगे ए आया तो आई बनेगा। आ के आ गया वो आप मैंने आप लिख लिया क्या नियम? एक बार नियम लिखा थे फिर उसको अच्छी तरह से आपको लिखवा दूंगी। हाँ, ए अथवा आई आने पर आई संधि होती है और ओ अथवा औ यह स्वर आने पर ओ अथवा औ ए स्वर आने पर उन दोनों स्वरों की संधि उन दोनों स्वरों की संधि औ होती है। आप में उदाहरण जैसे आएंगे वैसे लिखवाएंगे। क्या बनता है एक बार फिर वापस मैं लिख रही हूँ। अ प्लस ए आया, अ प्लस आई आया, आ प्लस ए आया, आ प्लस आई आया। तो इन सब का आई बनता है। अब अ प्लस ओ आया, अ प्लस ओ आया, आ प्लस ओ आया, आ प्लस ओ आया। तो इनकी सबकी संधि क्या होंगी? दोनों स्वरों की औ। ऐसा लिखो तो और आपको थोड़ा सा औ देव संस्कृत शिका लिया ना। समझ में आए नियम? ये नियम आया? हाँ, तो आप और दूसरा जब आएगा तब समझेंगे। हाँ, अब दूसरा वाक्य है, मैंने इसका उदाहरण क्या दिया आपको? देव प्लस औ, तो इसका देवौ। सभी जगह बहुत सारे कानलो, कमलो, जो लिखना है सब आए। कमलऊ नहीं आएगा, उसको छोड़कर सब आएगा। कुर्माओ, जनाओ, अकारांत जितने भी है सब उदाहरण बन सकते हैं आपके लिए यहाँ पर। और जब वो ये आगे क्या अकारांत आएंगे ना तब वो ज्यादा क्या आएंगे। अभी तो अ का ही अ प्लस ए आया तो नहीं, यहाँ पर आएगा सिर्फ ओ। ते मात्र आहे म्हणूनच बघतो आणि नंतर विचारतो। चलो आगे, 2:15 बज गए यहीं पर। एक नियम और ले लूं, एक ही वाक्य दिया है सिर्फ आज, तो आपको क्या करना है फिर कल से कर लेंगे क्या? वैसे भी 2:15 बज ही गए हैं, 5 मिनट में खत्म होगा क्या ये? क्या अभी विसर्ग संधि का और एक नियम आएगा ना इसमें? ज़्यादा नहीं पढ़ना है तो कब खत्म होगा ये? इतने धीरे धीरे चलेंगे तो। अभी तो बहुत सारी उम्र नहीं होगा तो डिस्टर्ब करता है मेरा चेहरा दिखा भी। देखो कितने सारे अ प्लस औ काय करू काय हे आलं होतं का मी